प्रणाम मित्रों, कुलदीप भगत ऑनलाइन क्लासेस में पुनः स्वागत है आपका। देखिए, मौर्य साम्राज्य के बारे में बात कर रहे हैं। मौर्य साम्राज्य में अपन ने जो है मौर्यों के संदर्भ में उनके अभिलेखों की चर्चा कर ली है और मौर्यों के आपके साहित्यिक स्रोत हैं, पुरातात्विक स्रोत हैं और मौर्यों के अपन ने प्रमुख जो चीज़ें देखी हैं वो राजनीतिक देख लिया। इससे पहले अपन ने बिंदुसार की बात कर ली और अशोक की बात कर ली, चंद्रगुप्त की बात कर ली। आज अपन बात करेंगे मौर्य साम्राज्य के अंदर प्रशासनिक जो है प्रशासन की बात करेंगे कि किस प्रकार से प्रशासन था मौर्य साम्राज्य का। इम्पोर्टेंट यहाँ से बातें बनती हैं, तो देखें मौर्य साम्राज्य का प्रशासन। प्रशासन देखिए साहब, मौर्य साम्राज्य का प्रशासन है, इसमें देखिए मौर्य साम्राज्य का प्रशासन है ईरानी और यूनानियों से प्रभावित था। एक बात तो ये। दूसरी बात देखिए, प्रथम बार राजनीतिक एकता यहां पर दिखाई देती है। सत्ता का विकेंद्रीकरण, सत्ता का विकेंद्रीकरण देन है, यह मौर्यों की है। विशाल नौकरशाही, विशाल नौकरशाही ये भी किन की देन है? आर्यों की देन है। और राजतंत्रात्मक व्यवस्था है, इसको मजबूत करने का श्रेय भी किसे दिया जाता है? मौर्यों को दिया जाता है। अब मौर्यों के अंदर केंद्रीय प्रशासन देखेंगे। केंद्रीय प्रशासन देखिए, केंद्रीय प्रशासन में इंपॉर्टेंट बातें हैं, ये देखेंगे। एक होता था उपदा परीक्षण। क्या था साहब ये? उपदा परीक्षण है मुख्यमंत्री व पुरोहितों की नियुक्ति से पहले मुख्यमंत्री व पुरोहित की नियुक्ति से पहले उनके चरित्र की परीक्षा होती थी। चरित्र की परीक्षा होती थी, इसे क्या कहते थे? उपदा परीक्षण। नेक्स्ट है मंत्री परिषद को परिषा कहा गया। मंत्री परिषद को परिषा कहा गया। नेक्स्ट है राजा को प्रशासन में मदद देने के लिए शीर्ष अधिकारी होते थे। शीर्ष अधिकारी होते थे। 18 पदाधिकारियों का समूह था जिसे तीर्थ कहा जाता था। तीर्थ अर्थशास्त्र के अंदर इस प्रकार के 18 इनकी जो तीर्थों की संख्या है, ये अर्थशास्त्र कितना बताता है? 18 बताता है। और इन्हें महामत्र या अमात्य भी कहा जाता था। ये अपने विभाग के स्वतंत्र अधिकारी होते थे। प्रमुख तीर्थ हैं, ये देखिए कौन कौन से प्रमुख तीर्थ हैं, इनकी मैं बात करूं आपकी। पहले इसको देख लेते हैं, फिर एक साथ प्रमुख तीर्थ हैं इसकी चर्चा है अपन करेंगे प्रमुख तीर्थों के बारे में। तो देखेंगे प्रशासन, देखिए मौर्यों का ईरानी और यूनानियों से प्रभावित था इनका प्रशासन। प्रथम बार राजनीतिक एकता इनके समय उभर कर आई और सत्ता का विकेंद्रीकरण किया इन्होंने। विशाल नौकरशाही की स्थापना की और राजतंत्रात्मक व्यवस्था को मजबूत करने का कार्य भी किन्होंने किया था? मौर्य साम्राज्य या मौर्य शासकों ने किया था। अब अपन बात करते हैं केंद्रीय प्रशासन। एक उपदा परीक्षण नाम की एक परीक्षा होती थी जिसमें मुख्यमंत्री और पुरोहितों के चरित्र की परीक्षा होती थी उनकी नियुक्ति से पूर्व।
मंत्री परिषद को परिषा कहते थे। मंत्री परिषद को क्या कहते थे? परिषा। राजा को प्रशासन में मदद देने के लिए कुछ अधिकारी होते थे। इस प्रकार के अधिकारी अर्थशास्त्र के अंदर इनकी संख्या कितनी बताई है? 18 बताई है, जिन्हें महामात्र या अमात्य कहा जाता था। ये जो हैं, ये तीर्थ नामक अधिकारी हैं। ये 18 जो संख्या बताई गई है, ये किसके अंदर बताई गई है? अर्थशास्त्र के अंदर बताई गई है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं तो देखेंगे 3 और 6 के वृहद शिलालेख में, 3 व 6 के वृहद शिलालेख के अंदर, अच्छा क्वेश्चन है, 3 व 6 के वृहद शिलालेख के अंदर मंत्री परिषद का उल्लेख किया गया है। मंत्री परिषद का उल्लेख किया गया, मंत्री परिषद का। अच्छा क्वेश्चन है भाई, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है ये कि मंत्री परिषद का उल्लेख है अशोक के कौन से शिलालेख के अंदर किया गया है? तो 3 व 6 के अंदर मंत्री परिषद का क्या किया गया है? उल्लेख किया गया है। अब अपन 18 जो तीर्थ हैं इनकी बात करेंगे। देखिए, केंद्रीय प्रशासन अपना चल रहा है, केंद्रीय प्रशासन, और केंद्रीय प्रशासन में अपन बात करेंगे 18 तीर्थ, जिसके अंदर कुछ प्रमुख तीर्थ हैं, उन्हीं की बात करेंगे। तीर्थ जो प्रमुख है इन्हीं की बात करेंगे। संख्या अर्थशास्त्र के अनुसार कितनी इनकी? 18। प्रमुख तीर्थों में अपन देखिए जो एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, समाहर्ता। समाहर्ता है कोषाध्यक्ष, सॉरी राजस्व, और राजस्व का संग्रह करता। राजस्व का संग्रह करता जो है उसे समाहर्ता कहा जाता था। एक तरह से वित्त मंत्री हो गया, ये वित्त मंत्री की तरह कार्य करता था। इसके बाद में है सन्निधाता, और सन्निधाता है, यह है कोषाध्यक्ष था, कोषाध्यक्ष था। नेक्स्ट है नायक, यह है सेना का संचालन करने वाला होता था, संचालन एक तरह से सेनापति की तरह। दंडपाल, दंडपाल होता था, यह है पुलिस का प्रधान होता था, पुलिस का प्रधान होता था। नेक्स्ट है प्रशास्ता, प्रशास्ता, प्रशास्ता होता था राजकीय आदेशों को लिपिबद्ध करता था। प्रशास्ता होता था राजकीय आदेशों को लिपिबद्ध करता था। नेक्स्ट है आटविक, आटविक होता था वन अधिकारी। नेक्स्ट है दोवारिक, दोवारिक होता था राजमहलों की देखरेख, राजमहलों की देखरेख करने वाला। नेक्स्ट है प्रदेष्टा, प्रदेष्टा, प्रदेष्टा होता था फौजदारी, फौजदारी न्यायालय का न्यायाधीश होता था, न्यायाधीश होता था। नेक्स्ट है कर्मांतिक, ये होता था एक तरह से उद्योग मंत्री होता था, उद्योग धंधों का प्रमुख। नेक्स्ट है अंतपाल, अंतपाल होता था सीमावर्ती दुर्गों का रक्षक। नेक्स्ट है अंतवर्षिक, ये होता था राजा के अंगरक्षक, राजा के अंगरक्षक, सेना का प्रमुख। नेक्स्ट है पौर व नागरिक, ये होता था नगर प्रमुख। नेक्स्ट है दुर्गपाल, ये होता था देश के भीतरी दुर्गों का, भीतरी दुर्गों का रक्षक। नेक्स्ट है आपका
ये कुछ प्रमुख आपको ध्यान में रखने हैं नाम। वैसे तो 18 का 18 अपन याद करने की आवश्यकता नहीं है, जो प्रमुख है इन्हीं को याद करने की आवश्यकता है। नेक्स्ट अपन बात करें, अशोक है, इसके अभिलेखों के अंदर पुरोहित पुरोहित का उल्लेख नहीं है, जबकि चंद्रगुप्त के समय यह महत्वपूर्ण होता था। देखिए आगे अपन बात करते हैं, 18 तीर्थ हैं। 18 तीर्थों में महत्वपूर्ण देखिए, समाहर्ता यो तथा राजस्व संग्रह कर्ता या वित्त मंत्री, सन्निधाता यो तथा कोषा अध्यक्ष, एक होता था नायक, ये होता था सेना का संचालन करने वाला, एक होता था दंडपाल, ये होता था पुलिस का प्रधान, एक होता था प्रशास्ता, ये होता था राजकीय आदेशों को लिपिबद्ध करने वाला। आगे है आटविक। आटविक में देखेंगे आप तो आटविक में क्या प्रमुख बात है। आटविक देखिए, आटविक है वन अधिकारी, दो वारिक है राज्य महलों की देखरेख करने वाला, केंद्रीय प्रशासन में आगे देखेंगे प्रदेष्टा, ये फौजदारी न्यायालय का न्यायाधीश होता था, कर्मांतिक ये उद्योग मंत्री होता था, अंतपाल ये सीमावर्ती दुर्गों का रक्षक होता था, अंतवर्षिक ये राजा के अंगरक्षकों का प्रमुख होता था, पूर्व नागरिक ये नगर का प्रमुख होता था, दुर्गपाल ये देश के भीतरी दुर्गों की क्या करता था, सुरक्षा करता था। अशोक के समय पुरोहित पद का कोई उल्लेख नहीं है, जबकि चंद्रगुप्त के समय यह महत्वपूर्ण हुआ करता था। आगे देखिए भी ये बात होगी 18 तीर्थों के संदर्भ में, 18 तीर्थों के संदर्भ में बात होगी अपनी। ये केंद्रीय प्रशासन चल रहा है। केंद्रीय प्रशासन में आगे देखिए मंत्री परिषद के नीचे द्वितीय स्तर पर ये तो प्रथम स्तर के मंत्री हो गए, मंत्री परिषद में द्वितीय स्तर के पदाधिकारी हैं। ये देखिए ये कौन कौन से द्वितीय स्तर के पदाधिकारी। द्वितीय स्तर के पदाधिकारियों की जब अपन बात करें तो देखिए इनके अधिकारी को अध्यक्ष कहा जाता था, अध्यक्ष कहा जाता था। और अर्थशास्त्र में इसी प्रकार के 26 अध्यक्षों की क्या की गई है, चर्चा की गई है। किसके अंदर की गई है ये, अर्थशास्त्र के अंदर। अर्थशास्त्र के अंदर 26 अध्यक्ष बताए हैं। देखिए प्रमुखों की अपन बात कर लेते हैं। पटला अध्यक्ष, पटलाध्यक्ष, पटलाध्यक्ष ये होता था शांति व्यवस्था करने वाला। एक है रूपाध्यक्ष, ये होता था मुद्रा परीक्षण करने वाला। नेक्स्ट है पणियाध्यक्ष, पणियाध्यक्ष है व्यापार और वाणिज्य का काम देखता था। कुप्याध्यक्ष ये जंगल की वस्तुओं का निरीक्षण करता था। जंगल की वस्तुओं का निरीक्षण। नेक्स्ट है पोतवाध्यक्ष, पोतवाध्यक्ष है यह माप व तोल का अध्यक्ष होता था। नेक्स्ट है शुल्काध्यक्ष, ये चुंगी वसूली का अध्यक्ष होता था। नेक्स्ट है सूत्राध्यक्ष, सूत्राध्यक्ष यह है वस्त्र उत्पादन नामक कारखानों का अध्यक्ष होता था। आयुधाध्यक्ष, आयुधागाराध्यक्ष यह है अस्त्र
अस्त्र शस्त्रों का रख रखाव करने से संबंधित डिपार्टमेंट का अध्यक्ष होता था। शीताध्यक्ष यह राजकीय कृषि भूमि का अध्यक्ष होता था। नेक्स्ट है सूराध्यक्ष, यह आबकारी विभाग का अध्यक्ष होता था। नेक्स्ट है शून्याध्यक्ष, शून्याध्यक्ष है बूचड़खानों का अध्यक्ष होता था, यानी स्लॉटर हाउस। नेक्स्ट है अकराध्यक्ष, अकराध्यक्ष खानों का अध्यक्ष होता था, खानों का अध्यक्ष। नेक्स्ट है विविता अध्यक्ष, विविताध्यक्ष है ये चारागाहों का प्रमुख होता था, चारागाहों का अध्यक्ष होता था। आगे देखिए नवाध्यक्ष, नवाध्यक्ष ये होता था नौसेना, नौसेना का अध्यक्ष। नेक्स्ट है गणिकाध्यक्ष, ये होता था विषयों का निरीक्षण करता था। नेक्स्ट है संस्थाध्यक्ष, संस्थाध्यक्ष है ये व्यापार का अध्यक्ष था। नेक्स्ट है लक्षणाध्यक्ष, ये मुद्रा व्यवस्था का प्रधान था। लक्षणाध्यक्ष मुद्रा व्यवस्था का प्रधान था। देखिए एक बार पटलाध्यक्ष है ये शांति व्यवस्था करता था, पटलाध्यक्ष। देखिए अपन बात करते हैं परिषद के, मंत्री परिषद के अंदर पहले जो अपन ने अधिकारी पढ़े वो 18 अधिकारी पढ़े थे अर्थशास्त्र में, जिन्हें क्या कहा जाता था, तीर्थ कहा जाता था। अब अपन बात करते हैं मंत्री परिषद के अंदर 2 नंबर के अधिकारी हैं। 2 नंबर के अधिकारियों को क्या कहते हैं, अध्यक्ष कहते हैं। अर्थशास्त्र के अंदर कितने अध्यक्षों का जिक्र किया गया है, 26 अध्यक्षों का जिक्र किया गया है, जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट बातें बनती है, ये क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। पटलाध्यक्ष क्या व्यवस्था करता था, शांति की व्यवस्था करता था। रूपाध्यक्ष यह मुद्रा व्यवस्था, मुद्रा परीक्षण का इसका कार्य था, अच्छा क्वेश्चन है। पणियाध्यक्ष व्यापार का काम था, अच्छा क्वेश्चन है। कुप्याध्यक्ष जंगल में बनी हुई वस्तुओं का निरीक्षण करता था, बढ़िया क्वेश्चन है। पोतवाध्यक्ष मापतोल का अध्यक्ष था ये। शुल्काध्यक्ष चुंगी वसूली करना इसका काम था। सूत्राध्यक्ष ये वस्त्र का था। आयुधाध्यक्ष ये अस्त्र शस्त्रों का रख रखाव विभाग का। शीताध्यक्ष इंपोर्टेंट है, राजकीय कृषि भूमि। नेक्स्ट है सूराध्यक्ष आबकारी विभाग का प्रमुख होता था। सुनाध्यक्ष बूचड़खानों का प्रमुख होता था। अकराध्यक्ष खानों का प्रमुख होता था। विविताध्यक्ष चरागाहों का प्रमुख होता था। नवा अच्छा क्वेश्चन है, नौसेना का प्रमुख होता था। गणिका विषयों का निरीक्षण करता था। संस्थाध्यक्ष व्यापार से संबंधित काम था, इसका भी व्यापार का निरीक्षण करता था। संस्थाध्यक्ष व्यापार का अध्यक्ष होता था। और एक अपन ने पणियाध्यक्ष देखा है, तो पणियाध्यक्ष के अंदर जो है ये पणियाध्यक्ष है, ये व्यापार वाणिज्य का अध्यक्ष हो जाता है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, तो देखिए लक्षणाध्यक्ष ये मुद्रा व्यवस्था का प्रधान होता था। वो 17 तक अपन ने पढ़ा। इसके बाद देखिए 17 से आगे और कौन कौन सी चीजें इसके अंदर इंपॉर्टेंट हैं। 17 के बाद में देखिए 18 ये है मुद्राध्यक्ष। मुद्राध्यक्ष है पासपोर्ट अधिकारी, पासपोर्ट अधिकारी। नेक्स्ट है कोष्ठागाराध्यक्ष, कोष्ठागाराध्यक्ष। और ये कोष्ठागाराध्यक्ष है ये भंडार गृह से संबंधित काम देखता था। नेक्स्ट है स्वर्णाध्यक्ष, इसका काम स्वर्ण उत्पादन से संबंधित
शुद्धता की जांच करना था। नेक्स्ट है हस्तिदैक्ष, ये होता था हाथियों की देखभाल करता था। नेक्स्ट है बंधना बंधनाध्यक्ष, ये होता था जेल का प्रमुख, जेलों का काम देखता था, जेल का प्रमुख होता था। नेक्स्ट अपन देखें तो आपका 23 का है देवताध्यक्ष, ये होता था धार्मिक समस्याओं का अध्यक्ष होता था, धार्मिक समस्याओं का अध्यक्ष होता था देवताध्यक्ष। नेक्स्ट है लोहाध्यक्ष, लोहा ये धातु विज्ञान का अध्यक्ष होता था, धातु विज्ञान का अध्यक्ष होता था। नेक्स्ट है पतनाध्यक्ष, पतनाध्यक्ष है ये बंदरगाहों का अध्यक्ष होता था। नेक्स्ट है महामार्त्या सर्प, जो होता था यह गुप्तचर विभाग है, इसका प्रमुख होता था। तो ये जो प्रमुख बातें थी ये किसकी थी? मंत्री परिषद या परिषद के द्वितीय श्रेणी के अधिकारी होते थे, जो किस नाम से जाने जाते थे? अध्यक्ष के नाम से जाने जाते थे। मुद्राध्यक्ष पासपोर्ट अधिकारी, कोष्ठागाराध्यक्ष भंडार का अधिकारी होता था, भंडार गृह का अधिकारी। स्वर्णाध्यक्ष स्वर्ण आभूषणों की शुद्धता की जांच करता था। अस्थिअध्यक्ष हाथियों की सुरक्षा। बंधनाध्यक्ष जेलों का प्रमुख होता था। देवताध्यक्ष धार्मिक समस्याओं का अध्यक्ष होता था। लोहाध्यक्ष धातु विज्ञान का अध्यक्ष होता था। पतनाध्यक्ष बंदरगाहों का अध्यक्ष होता था। महामार्त्या सर्प, अच्छा क्वेश्चन है, महामार्त्या सर्प ये होता था गुप्तचर विभाग का प्रमुख। देखिए ये बात होगी आपके द्वितीय स्तर के अधिकारियों की, जो 26 थे। अब अपन बात करते हैं तो देखिए प्रांतीय प्रशासन, प्रांतीय प्रशासन, केंद्रीय प्रशासन की बात कर ली अपन ने, अब है प्रांतीय प्रशासन। प्रांतीय प्रशासन, तो प्रांतीय प्रशासन में देखिए प्रांत सबसे बड़ी प्रशासनिक इकाई थी, प्रांत सबसे बड़ी प्रशासनिक क्या थी? इकाई थी, सबसे बड़ी प्रशासनिक इकाई थी। अशोक के समय प्रांतों की संख्या कितनी थी? 5 थी, और इन प्रांतों को चक्र भी कहा जाता था। क्या कहा जाता था? चक्र भी कहा जाता था। नेक्स्ट अपन देखेंगे तो देखिए आप, अब मैं प्रांत और प्रांतों की राजधानी है उसकी बात करूं तो देखिए उत्तरी प्रांत, और उत्तरी प्रांत को उत्तरापथ कहते थे, उत्तरापथ। और इसकी जो राजधानी थी ये थी तक्षशिला। राजधानी कौन सी थी साहब? तक्षशिला। दूसरा देखिए पश्चिमी प्रांत था और इसे अवंती पथ कहते थे, अवंती पथ कहते थे इसको। और अवंती पथ की जो राजधानी थी ये थी उज्जैनी। अवंती पथ की राजधानी उज्जैनी। तीसरे नंबर पे देखिए दक्षिण का प्रांत, और दक्षिण का प्रांत है ये कहलाता था दक्षिणापथ, दक्षिणापथ। और दक्षिणापथ की जो राजधानी थी ये थी सुवर्णगिरी, सुवर्णगिरी यानी कर्नाटक, कर्नाटक। नेक्स्ट देखिए तो चौथे नंबर पे कलिंग, सब कलिंग की राजधानी थी तोसली, कलिंग की राजधानी तोसली। और पांचवा जो था ये था प्राच्य पथ, और प्राच्य पथ यानी पूर्वी प्रदेश, पूर्वी प्रदेश यानी मगध। इसकी राजधानी थी पाटलिपुत्र। तो ये 5 प्रांत थे, 5 प्रांत थे। देखेंगे प्रांतीय प्रशासन है, प्रांत की सबसे बड़ी प्रांतीय प्रशासन है, यह है प्रशासनिक सबसे बड़ी इकाई थी प्रांत। प्रशासन की सबसे बड़ी इकाई कौन सी थी? प्रांत। अब 5 प्रांत हैं। अशोक के समय कितने प्रांत हैं?
5 प्रांत हैं। प्रांतों को क्या कहा जाता था? चक्र कहा जाता था। देखिए, उत्तरी प्रांत है जिसे उत्तरापथ कहते हैं, राजधानी क्या थी? तक्षशिला। पश्चिमी प्रांत है जिसे क्या कहते हैं? अवंतीपथ, राजधानी क्या थी? उज्जैनी। दक्षिणी प्रांत है, क्या कहते थे? दक्षिणापथ, राजधानी क्या थी? स्वर्णगिरी, कर्नाटक। और चौथा है कलिंग, कलिंग की राजधानी थी तोसली। नेक्स्ट है प्राच्य पथ या पूर्वी प्रदेश या मगध, ये 5वां प्रांत था और इसकी राजधानी क्या थी? पाटलिपुत्र। प्रांतों का प्रशासन है ये राज परिवार, राज परिवार का व्यक्ति ही चलाता था प्रांतों का प्रशासन। प्रांतों का प्रशासन राज परिवार का व्यक्ति ही चलाता था, जिसे आर्य या कुमार कहा जाता था, जिसे आर्य या कुमार कहा जाता था। आर्य या कुमार कहा जाता था, आर्य पुत्र या कुमार कहा जाता था इसे। ये प्रमुख बातें होंगी प्रांतीय प्रशासन में। आगे देखिए, आगे अपन बात करते हैं तो देखेंगे मौर्य प्रशासन का विभाजन है। तो मौर्य प्रशासन का विभाजन देखेंगे अपन। प्रशासन का विभाजन है, प्रशासन का विभाजन। देखिए प्रशासन का विभाजन है कैसे। साम्राज्य था, साम्राज्य किसमें बटा हुआ था? प्रांत में बटा हुआ था। अभी चर्चा की 5 प्रांत थे। प्रांत किसमें बटा हुआ था? जिले में। जिले को आहार कहा जाता था या विषय कहा जाता था। नेक्स्ट अपन बात करते हैं तो देखेंगे विषय है ये स्थानिक में बटा था। स्थानिक में, स्थानिक द्रोणमुख में बटा था और द्रोणमुख है ये खारवटिक में बटा था। खारवटिक, और खारवटिक है ये किस में बटा था? खारवटिक है ये है बटा हुआ था। देखिए खारवटिक बटा हुआ था संग्रहण में, संग्रहण में, और संग्रहण बटा हुआ था ग्राम में। ये प्रशासनिक विभाजन है, अपन बात कर रहे हैं इसकी। इसमें देखिए जो जिला अधिकारी होता था, जिला अधिकारी इसे स्थानिक कहते थे। स्थानिक यानी विषय का प्रमुख स्थानिक होता था। अब अपन बात करते हैं तो देखिए स्थानिक है, स्थानिक, स्थानिक हो गया 800 गांवों का समूह। 800 गांवों का समूह था ये स्थानिक। नेक्स्ट द्रोणमुख होता था 400 गांवों का समूह, और खारवटिक होता था 200 गांवों का समूह, और संग्रहण होता था 10 गांवों का समूह, और संग्रहण का प्रमुख होता था गोप। संग्रहण का प्रमुख कौन होता था? गोप। और ये गांव होता था, यह प्रशासन की सबसे छोटी इकाई थी। छोटी, सबसे छोटी इकाई, सबसे छोटी इकाई कौन था? ग्राम था, सबसे छोटी इकाई। और इसका जो मुखिया होता था, मुखिया होता था, इसे कहते थे ग्रामिक। मुखिया को क्या कहते थे साहब? ग्रामिक, ग्रामिक कहते थे। मेगस्थनीज ने जिला प्रमुख को, मेगस्थनीज ने, मेगस्थनीज ने जिला प्रमुख को नाम दिया है। क्या नाम दिया है? एग्रोनोमोई, एग्रोनोमोई नाम दिया है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं ग्राम से आया राजस्व क्या कहलाता था? राष्ट्र कहलाता था। और शहर यानी शहरी क्षेत्र से आया हुआ राजस्व क्या कहलाता था? दुर्ग कहलाता था। दोनों बातें ध्यान में रखने लायक है और इंपॉर्टेंट बनती हैं। नेक्स्ट देखिए, अपन बात कर रहे हैं यहां पर प्रशासन का विभाजन। साम्राज्य है यह है, इसका प्रमुख कौन होता था? सम्राट। सम्राट सबसे ऊपर होता था। साम्राज्य किस में बटा हुआ था? प्रांत में बटा हुआ था। कितने प्रांत थे? 5। प्रांत किस में बटा हुआ था? जिले में। जिले को क्या कहते थे? आहार या विषय। और जिलाधीश जो होता था वो कौन होता था? स्थानिक होता था। स्थानिक कहते थे जिलाधीश को। अब आहार है ये स्थानिक में बटा हुआ था। स्थानिक है, इसके अंदर कितने गांव आते थे? 800 गांव।
स्थानीय किसमें बटा हुआ था? द्रोणमुख में। द्रोणमुख में कितने गांव होते थे? 400 गांव। खारवटिक है, ये जो होता था खारवटिक, खारवटिक है द्रोणमुख खारवटिक में बटा हुआ था, तो खारवटिक के अंदर कितने गांव आते थे? 200 गांव आते थे। संगहरण, संग्रहण में कितने गांव आते थे? 10 गांव। खारवटिक है ये संग्रहण में बटा होता था, और संग्रहण का प्रमुख कौन होता था? गोप। अब संग्रहण है ये किसमें बटा होता था? गांव में। यानी सबसे जो छोटी इकाई होती थी प्रशासन की वो गांव होती थी, जो आज भी है, और गांव का मुखिया होता था ग्रामिक। गांव का मुखिया कौन होता था? ग्रामिक। मेगस्थनीज है, इसने जिला प्रमुख को एक नाम दिया है एग्रोनोमोई। ग्राम से आया हुआ राजस्व राष्ट्र कहलाता था, शहर से आया हुआ राजस्व दुर्ग कहलाता था। अब आगे देखिए, आगे कुछ और इंपॉर्टेंट बातें हैं, ये और देखेंगे अपन प्रशासन में ही। अपन देखें प्रशासनिक अधिकारी हैं कुछ, उन प्रशासनिक अधिकारियों की अपन बात कर लें जो इंपॉर्टेंट बातें बनती हैं इन प्रशासनिक अधिकारियों में। देखिए प्रशासनिक अधिकारी हैं कुछ, प्रशासन के कुछ अधिकारी हैं, ये देखिए प्रशासनिक अधिकारी हैं वृहद शिलालेख। तीसरा वृहद शिलालेख है, तीसरा वृहद शिलालेख है, इसके अंदर इनका क्रम दे रखा है, क्रमशः दे रखे हैं। कौन कौन से हैं? युक्त, युक्त के बाद में राजुक, और राजुक के बाद में प्रादेशिक। अच्छा क्वेश्चन बनता है, ये क्रम बन गया इनका, अच्छा क्वेश्चन बनता है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है। युक्त है, युक्त के बारे में क्या जानकारी मिलती है? युक्त, युक्त है ये जिले का अधिकारी है, जिले का अधिकारी है। काम देखो, जिलाधीश नहीं है, जिले का अधिकारी है। ये होता है राजस्व का लेखा जोखा रखने वाला, यानी अर्थशास्त्र है इसके अंदर। अर्थशास्त्र नामक पुस्तक में इसे लेखाकार कहा गया है। ये हो गया युक्त। अब है रज्जुक। रज्जुक देखें, रज्जुक है यह होता है रस्सी पकड़ने वाला, रस्सी पकड़ने वाला यानी पटवारी। आज जो शब्द आता है ये पटवारी। भूमि नाप का काम था इसका, भूमि मापने का इसका काम था। और ये जो है चौथे वृहद स्तंभ लेख में, चौथा वृहद स्तंभ लेख में इसको न्यायिक अधिकार, न्यायिक अधिकार भी यह स्तंभ लेख है, यह देता है इसको। न्याय में देखिए, न्याय में देखें इसका काम है ये राजस्व का, और न्याय का काम हो गया ये इसका काम राजस्व प्लस न्याय का काम हो गया। नेक्स्ट अपन देखें रज्जुक है, इसको स्ट्रेबो ने, स्ट्रेबो यूनानी इतिहासकार है, स्ट्रेबो ने मजिस्ट्रेट कहा, मजिस्ट्रेट कहा। नेक्स्ट है रोमिला थापर। रोमिला थापर, रोमिला थापर है यह रज्जुकों को ग्रामीण प्रशासन की रीढ़ बताती है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं जातकों में, जातक कथाओं में भी इनका वर्णन है, यह मिलता है। अब तीसरे नंबर का जो है यह है प्रादेशिक। प्रादेशिक ये मंडल अधिकारी होता था, मंडल अधिकारी होता था। प्रादेशिक ये संभागीय आयुक्त होता था, वर्तमान में नाम संभागीय आयुक्त बोल सकते हो। विभाग के अध्यक्षों की देखरेख करता था, विभाग के अध्यक्षों की देखरेख का कार्य का जो काम था वो कौन करता था? प्रादेशिक करता था। तो देखिए प्रशासन के अंदर कुछ प्रमुख अधिकारी हैं, इन अधिकारियों की चर्चा करें। तीसरा वृहद शिलालेख है, इसके अंदर इन
प्रशासनिक अधिकारियों का क्रम मिलता है। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मित्रों, ये है क्वेश्चन है, ये है एग्जामों में पूछा जाता है और आगे पूछे जाने की संभावना भी है। क्रम क्या है? युक्त, राजुक और प्रादेशिक। यानी सबसे बड़ा कौन? युक्त, उसके बाद में राजुक, उसके बाद में प्रादेशिक। तो देखेंगे अपन बात करें तो युक्त है, ये जिले का अधिकारी होता था जो राजस्व का लेखा जोखा रखता था। अर्थशास्त्र में इसको लेखाकार कहा गया है। रज्जुक है, यह है रस्सी पकड़ने वाला, एक तरह से पटवारी होता था जो भूमि मापने का इसका काम था। चौथे वृहद स्तंभ लेख में इसको न्यायिक अधिकार भी दिए, इसी कारण रज्जुक है, यह राजस्व और न्याय दोनों का काम देखता था। स्ट्रेबो ने इसको मजिस्ट्रेट कहा है। रोमिला थापर है, ये कहती है कि रज्जुक जो होते थे वो ग्रामीण प्रशासन के क्या थे? रीढ़ थे। जातक कथाओं का वर्णन जो है, जातक कथाओं में भी रज्जुक का क्या मिलता है? वर्णन मिलता है। अब प्रादेशिक, यह मंडल अधिकारी होता था, मंडल अधिकारी होता था और संभागीय आयुक्त की तरह कार्य करता था और यह विभागों के अध्यक्षों की क्या करता था? देख रेख करता था। तो इसका क्रम देखेंगे कि इसका क्रम बढ़ते हुए सबसे छोटा ये, उसके बाद में इससे बड़ा रज्जुक और इससे बड़ा प्रादेशिक। तो एक नंबर पे तो क्या आ गया? बड़ा ये, उसके बाद में इससे छोटा ये और इससे छोटा तो ये बात हो गई आपकी प्रशासनिक अधिकारियों की, जो इंपॉर्टेंट बात है ध्यान में रखनी है। आगे देखिए, आगे देखेंगे नगर प्रशासन है। नगर प्रशासन देखें आप, नगर प्रशासन, नगर प्रशासन, नगर प्रशासन की अपन बात करेंगे तो मेगस्थनीज के अनुसार 30 सदस्यों का एक मंडल था। मेगस्थनीज के अनुसार 30 सदस्यों का एक मंडल या समिति थी जो नगरों का क्या देखती थी? प्रशासन का कार्य देखती थी। 6 समितियों में इनका विभाजन किया गया था, यानी प्रत्येक समिति के अंदर 5 व्यक्ति होंगे। प्रत्येक समिति के अंदर कितने व्यक्ति? 5 व्यक्ति हो गए। पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन किया है मेगस्थनीज ने। पाटलिपुत्र नगर के प्रशासन का क्या किया साहब? वर्णन किया है। देखिए कौन कौन सी बातें रहेंगी इसके अंदर। तो देखिए प्रथम समिति है, ये देखिए शिल्पकार समिति थी, शिल्पकारों की समिति, और उद्योग कलाओं का निरीक्षण करता था। ये औद्योगिक कलाओं का निरीक्षण करने का काम किसका था? शिल्पकार समिति का। दूसरी समिति थी आपकी, दूसरी जो समिति थी आपकी, ये थी वैदेशिक समिति थी। विदेशी यात्रियों की देखरेख का काम होता था इसका। तीसरी जो थी, ये थी जनसंख्या समिति तीसरी थी। इसका काम क्या था? जन्म मरण का पंजीकरण, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और जनगणना, जन्म मरण पंजीकरण और जनगणना। क्वेश्चन यही बन जाता है कि जन्म मरण पंजीकरण है, यानी वास्तविक वर्तमान में जो आपकी नगर पालिकाएं देखने को मिलती है, ये व्यवस्था कहां से ली गई है? तो कहां से ली गई है? मौर्य प्रशासन से ली गई है। तो ये बात भी इंपॉर्टेंट बात बनती है। नेक्स्ट देखेंगे व्यापार वाणिज्य की समिति थी। छठी समिति थी उद्योग समिति। 5वीं समिति उद्योग समिति।
उद्योग समिति में क्या था, निर्मित वस्तुओं का विक्रय निरीक्षण, निर्मित वस्तुओं का विक्रय, इसके ऊपर निरीक्षण करना। नेक्स्ट है, छठा है कर समिति। कर समिति ये है बिक्री कर वसूलती थी, बिक्री कर वसूलना इसका काम था। नेक्स्ट अपन बात करें तो देखेंगे कर समिति के बारे में अपन बात करते हैं। तो कर वसूलना इसका प्रमुख काम था। और यहां पर देखिए मेगास्थनीज है, यह है पाटलिपुत्र नगर प्रशासन का वर्णन करता है। इसके अनुसार 30 सदस्यों का एक मंडल होता था जो 6 समितियों में बटा होता था। प्रत्येक समिति के अंदर 5 व्यक्ति होते थे, यानी 30 व्यक्ति हो गए। और ये जो प्रशासन होता था या मंडल होता था, किसका प्रशासन संभालता था, पाटलिपुत्र नगर का प्रशासन संभालता था। देखिए 6 समितियां हैं। शिल्पकार समिति जो औद्योगिक कलाओं का निरीक्षण करती थी। वैदेशिक समिति, विदेश से यात्री आते थे उनके भोजन विश्राम आदि की व्यवस्था करना इनका काम था। जनसंख्या समिति ये जन्म मरण पंजीकरण करती थी। और जनगणना का काम भी किसका था, जनसंख्या समिति का था। व्यापार वाणिज्य समिति चौथी। 5वीं उद्योग समिति, इसमें निर्मित वस्तुओं को किस प्रकार से विक्रय किया जाएगा इसका निरीक्षण करना इस समिति का काम था। एक था कर समिति, और कर समिति है यह क्या काम करती थी, बिक्री कर वसूलना कौन सी समिति का प्रमुख काम था, आपका कर समिति का काम था। तो ये बात हो गई नगर प्रशासन के संदर्भ में, नगर प्रशासन की बात हो गई। आगे देखिए नगर प्रशासन की बात हो गई। नेक्स्ट अपन देखते हैं तो इसके अंदर है गुप्तचर व्यवस्था। गुप्तचर व्यवस्था की अपन बात करें। गुप्तचर व्यवस्था, गुप्तचर व्यवस्था में आप देखेंगे अर्थशास्त्र में इसे गूढ़ पुरुष कहा गया है। अर्थशास्त्र में गुप्तचरों को क्या कहा गया है, गूढ़ पुरुष कहा गया है, गूढ़ पुरुष कहा गया है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं तो देखेंगे अर्थशास्त्र है, इसमें देखिए तो इसके जो प्रकार दे रखे हैं वो 2 प्रकार दे रखे हैं। कौन कौन से हैं, एक तो है संस्था, संस्था, एक है संचर, संस्था और संचर। ये तो है एक स्थान पर रह करके, एक स्थान पर रह करके गुप्तचर का कार्य करते थे। और ये होता था भ्रमणशील, भ्रमणशील तरीके से गुप्तचर व्यवस्था का कार्य करना। अब देखिए संस्था गुप्तचरों की अपन बात करें, संस्था गुप्तचर, संस्था गुप्तचरों की अपन बात करें तो इसमें 5 थे, 5 प्रकार थे। कौन कौन से, एक तो है काप्टिक, दूसरा है उदास्थित, तीसरा है गहपतिक, चौथा है आपका वेदेहक, वेदेहक, पांचवा है तापस। अब देख लेते हैं काप्टिक है, ये विद्यार्थियों के वेश में रहता था, विद्यार्थियों के वेश के अंदर काप्टिक। उदास्थित था, ये सन्यासियों, सन्यासियों के वेश में रहता था। गहपतिक होता था, यह गरीब किसान के वेश में रहता था। वैदिक होता था, यह गरीब व्यापारी के वेश में रहता था, गरीब व्यापारी के वेश में रहता था। और तापस होता था, यह साधु के वेश में रहता था। ये प्रमुख बातें थी
किसकी? संस्था गुप्तचरों के बारे में। अब है संचर गुप्तचरों के बारे में। संचर गुप्तचर, संचर गुप्तचर हैं, ये भी कितने हैं? 5 प्रकार के गुप्तचर हैं। देखिए, एक तो होता है सत्री। सत्री है ये ज्योतिष, व्याकरण, नाचने और गाने में निपुण होता था। दूसरा है तीक्ष्ण। तीक्ष्ण होता था, खतरे के मार्ग पर चलने वाला। नेक्स्ट है परिवारजिका। ये गुप्तचर महिला होती थी, सन्यासी वेश में गुप्तचर महिला, सन्यासी वेश में महिला होती थी ये गुप्तचर। नेक्स्ट है, चौथा है, ये है शरद। ये होता था क्रूर। क्रूर शरद होता था, क्रूर होता था शरद, क्रूर व आलसी, क्रूर व आलसी होता था। नेक्स्ट देखिए, एरियन ने गुप्तचरों को, एरियन है, इसने गुप्तचरों को ओवरसियर कहा, ओवरसियर कहा। स्ट्रेबो ने गुप्तचरों को इंस्पेक्टर कहा और गुप्तचर विभाग का प्रमुख होता था, विभाग का जो प्रमुख होता था ये होता था महामात्या सर्प। ये महामात्या सर्प होता था। मेगस्थनीज, मेगस्थनीज व स्ट्रेबो, मेगस्थनीज व स्ट्रेबो के अनुसार महिला अंगरक्षकों का उल्लेख भी है। महिला अंगरक्षक है, महिला अंगरक्षक हैं, इनको एक नाम दिया गया है समारा, समारानुरागिणी, समारानुरागिणी एक शब्द इनके लिए प्रयुक्त हुआ है। देखिए, अर्थशास्त्र के अंदर गूढ़ पुरुषों की चर्चा हुई है। गूढ़ पुरुष है गुप्तचर के लिए कहा गया शब्द है। कितने प्रकार के गुप्तचर बताए गए हैं? संस्था और संचर प्रकार के गुप्तचर बताए गए हैं। 2 प्रकार के गुप्तचर बताए हैं। संस्था के अंतर्गत जो गुप्तचर आते थे वो एक स्थान से दूसरे स्थान, एक स्थान पर रहकर ही क्या करते थे? अपनी गुप्तचर का कार्य करते थे। और संचर होते थे ये भ्रमणशील होते थे। अब देखिए, जो संस्था के अंतर्गत जो कुछ इंपॉर्टेंट गुप्तचर आते हैं उनके नाम देखिए। काप्टिक, ये विद्यार्थियों के वेश में। उदास्थित, ये सन्यासियों के वेश में। गहपतिक, गरीब किसान के वेश में। वैदिक, गरीब व्यापारी के वेश में। तापस, साधु के वेश में। अब जो संचर गुप्तचर होते थे वो देखिए, सत्री, यह ज्योतिष, व्याकरण, नाचने गाने में निपुण होता था। तीक्ष्ण, खतरे के मार्ग पर चलने वाला। परिवाजिका, सन्यासी के वेश के अंदर महिला। शरद, क्रूर व आलसी क्या होता था? गुप्तचर होता था। एरियन ने गुप्तचरों को क्या कहा है? ओवरसियर कहा है। स्ट्रेबो ने इन्हें इंस्पेक्टर कहा है। और विभाग प्रमुख, यानी इनका जो प्रमुख विभाग होता था, इसका जो प्रमुख विभागा अध्यक्ष होता था, इसका नाम था महामार्त्या सर्प, यानी गुप्तचर विभाग का प्रमुख होता था, उसे क्या कहते थे? महामार्त्या सर्प कहते थे। मेगस्थनीज व स्ट्रेबो ने महिला अंगरक्षकों का भी जिक्र किया है, जिनका नाम क्या रखा है इन्होंने? समारानुरागिणी। आगे देखिए, भी ये बात हो गई आपके गुप्तचर व्यवस्था के संदर्भ में। गुप्तचर व्यवस्था, गुप्तचर व्यवस्था हो गई आपकी। गुप्तचर व्यवस्था के बाद में अपन बात करेंगे न्यायिक व्यवस्था या न्याय की व्यवस्था। न्याय व्यवस्था, न्याय व्यवस्था, इसमें देखिए सर्वोच्च जो न्याय करता था
या न्यायिक पद पर सर्वोच्च होता था वो सम्राट होता था। और अंतिम न्यायाधीश होता था न्यायाधीश होता था। अब अपन बात करें तो देखिए अर्थशास्त्र में दो प्रकार के अर्थशास्त्र के अंदर दो प्रकार के न्यायालयों का जिक्र किया गया, न्यायालयों का उल्लेख किया है। एक तो है धर्मस्थीय न्यायालय, इन्हें दीवानी न्यायालय या दीवानी अदालत भी कहते थे। और इसका जो अधिकारी होता था प्रदेष्टा कहलाता था। 2 नंबर पे है कंटक शोधक होता था, यह फौजदारी अदालत होती थी कंटक शोधक। और इसका जो अधिकारी होता था इसे कहते थे व्यवहारिक कहते थे इसे। नेक्स्ट है जनपदीय न्यायाधीश जो होता था ये रज्जुक कहते थे इसे, रज्जुक जनपदीय न्यायाधीश को। और रक्षित होता था पुलिस। रक्षित को पुलिस कहा जाता था, या पुलिस को एक शब्द का प्रयुक्त हुआ है, रक्षित के नाम से पुलिस को जानते थे। तो ये बात जो आपकी हुई, ये तमाम बातें अपन ने न्याय के संदर्भ में देखी है। तो देखिए न्याय व्यवस्था पे सर्वोच्च कौन होता था? सम्राट होता था। और अंतिम कौन होता था? न्यायाधीश होता था। अर्थशास्त्र के अंदर दो प्रकार के न्यायालयों का जिक्र किया है, एक तो धर्मस्थीय न्यायालय, एक है कंटक शोधक न्यायालय। ये धर्मस्थीय न्यायालय दीवानी अदालतें होती थी, इसमें इसका जो अधिकारी होता था ये प्रदेष्टा कहलाता था। कंटक शोधक है ये फौजदारी अदालतें होती थी, इसका अधिकारी होता था ये व्यवहारिक होता था। जनपदीय न्यायाधीश होता था ये रज्जुक होता था। और पुलिस को क्या कहते थे? रक्षित कहा जाता था। तो ये अपन बात कर रहे थे मौर्य जो साम्राज्य है इसके संदर्भ में प्रशासनिक सेवा देखी है अपन ने, न्यायिक सेवा देखी है। और इसके बाद जो अपना अगला चैप्टर होगा वो होगा मौर्य काल के अंदर आर्थिक व्यवस्था। धन्यवाद।